गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि जो हमारा उप विषय चल रहा है पत्रकारिता के विविध आयाम, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना क्योंकि आगे भविष्य में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ तक हम कर चुके थे। इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, यानी कि ये समाचार की परिभाषा दी गई है। समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी कि पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचि और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं। परंपरागत पत्रकारिता के मानदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मजा आता है। इन दिनों समाचार माध्यम में मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है। समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर सकते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं, दुर्घटना और विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। इन सब को हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं या कर सकते हैं। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटना और समस्याओं के कारण, समस्याओं के कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रहता है। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है? आखिर वे कौन से कारक है जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है? सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार हो तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित से कुछ, अधिकांश या सभी तत्व शामिल हो। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि वैसे तो हम जन सामान्य सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन वो जो जन सामान्य सूचनाएं हैं वो समाचार का रूप कब धारण करती है? अगर उनके अंदर ये तत्व है, नवीनता है, निकटता है, प्रभाव है। अगला पेज निकाल लीजिए। जन रुचि है, टकराव या संघर्ष है, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, इन तत्वों में से कुछ तत्व है या ये सभी तत्व उस सूचना में सम्मिलित है तो वो समाचार का रूप धारण कर लेती है, अन्यथा वो एक जन सामान्य सूचना ही रहती है। चलिए आगे। आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक कर विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवीनता, अब अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया गया है इसको। ये जो तत्व है, नवीनता, नवीनता क्या होती है? उसके अंदर ताजगीपन, नयापन होना चाहिए समाचार में। किसी भी घटना या विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह नया यानी ताजा हो। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। तात्पर्य है कि समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। कई बार हम टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज सुनने लग रहे और तुरंत ही जो
एंकर होता है वो क्या कर देता है, तुरंत ही आपको सूचित करता है एक नई एक ताजा खबर, आप सीधे ले चलते हैं आपको एक ताजा घटना की ओर, इस तरह से बताते हैं ना वो, यानी कि जो फ्लैश न्यूज है उसके बारे में वो सीधे अपने संवाददाता से बात करते हैं और आपको वो घटना दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं वो उनके अंदर ताजगी ताजापन होना चाहिए, यानी कि न्यू होना चाहिए। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समय अनुकूल होना जरूरी है, यानी कि टाइम के अनुसार होना चाहिए। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती है। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी भी होते चले जाते हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं जो कल घटित हुई हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन होती है। डेडलाइन से क्या अभिप्राय है, एक अंक में पूछा जा सकता है। एक अंक में डेडलाइन किसे कहते हैं, यानी कि डेडलाइन होती है समाचार पत्र की अपनी एक जो समय सीमा होती है, उस समय सीमा को डेडलाइन बोलते हैं। यानी कि न्यूज का जो टाइम पीरियड होता है ना उसे डेडलाइन बोलते हैं। जैसे ज्यादातर प्रत्येक उसका आधा घंटा होता है, आधे घंटे तक वो प्रसारित करते हैं, फिर दोबारा से न्यूज शुरू हो जाती है, फिर आधा घंटा, इस तरह से। जैसे डीएनए टेस्ट होता है, सुधीर चौधरी जी करते हैं, उसके लिए टाइम पीरियड होता है, डेडलाइन होती है 1 घंटा। उस 1 घंटे में वो 4 या 5 खबरों का अच्छे से विस्तार पूर्वक घनिष्ठता पूर्वक आपको क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए आगे। जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है, मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्करण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। अगला पेज निकाल लीजिए। लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही यह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वर्षों से मौजूद है, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही समाचार बन सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि जिन्हें घटने में वर्ष लग जाते हैं। मसलन किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिसे घटने में 20 वर्ष लगे। स्पष्ट है कि घटना का ताजा होना ही जरूरी नहीं है, नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। निकटता अगला तत्व निकटता। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक दर्शक श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है। यह मानव स्वभाव है। स्वाभाविक है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं। यानी कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, लोकल न्यूज को जानने की कोशिश अवश्य करते हैं कि हमारे आसपास में, हमारे शहर में या हमारे आसपास में क्या कुछ घटित हो रहा है। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं
चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं, लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज्यादा है, जो आगे निकाल लीजिए अगला पेज, जो उसके पाठकों के ज्यादा करीब हुई है। इसका एक कारण तो करीब होना है, और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। मसलन किसी एक खास कॉलोनी में चोरी डकैती की घटना के बारे में वहां के लोगों की रुचि होना स्वाभाविक है। रुचि इसलिए की घटना उनके करीब हुई है, और इसलिए भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो तत्व है, वो है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे, उसके समाचार बनने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। जाहिर है, जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो, उसके बारे में जानने की उनमें स्वाभाविक इच्छा होती है। जैसे सरकार के किसी निर्णय से अगर सिर्फ 100 लोगों को लाभ हो रहा है, तो यह उतना बड़ा समाचार नहीं है जितना कि उससे लाभान्वित होने का लोगों की संख्या अगर 1 लाख हो। सरकार अनेक नीतिगत फैसले लेती है जिनका प्रभाव तात्कालिक नहीं होता, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी दृष्टि से इसके समाचारीय महत्व को आंका जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, नोटबंदी का जो एग्जाम्पल है, वो तात्कालिक नीतिगत फैसला था सरकार का। उस समय तो क्या था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लोगों को समस्या से जूझना पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या है, इसके बहुत सारे धीरे धीरे ये जो नोटबंदी से संबंधित है, बहुत सारे फायदे भी हुए, और आगे आने वाले टाइम में इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको दिखाई भी देंगे। ठीक है, अब जैसे ये है, मान लो किसानों से संबंधित है, किसानों से संबंधित अगर सरकार क्या करती है, ज्यादातर मान लीजिए फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या होता है, पर एकड़ 150, 160 रुपए या 200 रुपए पर एकड़ सरकार मुआवजा देती है, लेकिन इसका कोई बेनिफिट तो नहीं होता। और ये भी किसको मिलता है, ये भी वही लोग, ये मुआवजा भी उन्हीं लोगों को मिल पाता है जो सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपनी ये जो कार्रवाई है, ये जो प्रोसेसिंग है, इसको आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन आधे से जो ज्यादा किसान वर्ग है, वो इस लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। उन्हें ये भी बेनिफिट नहीं मिल पाता, जो 200-300 रुपए, जो 2000-3000 जो भी है, ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो भी किसान वर्ग को फायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो भी नीतिगत फैसला लिया जाए, वो एक टाइम तो कम लोगों के लिए दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी पब्लिक यानी कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए उसका फायदा होता है। अब जैसे ये है लॉकडाउन का, तुरंत लॉकडाउन लगा दिया, अचानक से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगते ही क्या हुआ, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका फायदा क्या दिखाई दिया। अगर उस टाइम लॉकडाउन नहीं लग पाता, तो आज भारत देश में घर घर ये जो महामारी है, ये फैल जाती। घर घर हर एक सदस्य, घर घर में एक दो जो सदस्य है, वो इस कोरोना महामारी से ग्रस्त हो जाता। ठीक है, इसका फायदा दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए आगे है जन रुचि। किसी विचार, घटना और
समस्या के समाचार बनने के लिए भी आवश्यक है कि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, उस वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तब भी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन का अपना एक लक्ष्य समूह होता है। वह समाचार संगठन अपने पाठकों या श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफी तेज हुई है, और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियां कोई स्थिर चीज नहीं है, गतिशील है। कई बार इनमें परिवर्तन आते हैं तो मीडिया में भी परिवर्तन आता है, लेकिन आज मीडिया लोगों की रुचियों में परिवर्तन लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। यानी कि इसका अंतिम पंक्ति का अगर एग्जाम्पल उठाए ना, तो आज अगर बीजेपी सरकार भारत देश में है, हरियाणा देश में है, तो सिर्फ सिर्फ मीडिया का हाथ है। मीडिया के कारण से, क्योंकि मीडिया ने नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा फेमस कर दिया कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो नरेंद्र मोदी की तरफ चला गया। वैसे कौन सा बीजेपी, पहले कौन सा बीजेपी सरकार थी नहीं, पहले कौन सा बीजेपी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता थे, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर बीजेपी पार्टी को अगर आज भी याद किया जाता है तो या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण से, अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फिर नरेंद्र मोदी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मीडिया ने लोगों में जो परिवर्तन किया है, लोगों की रुचियों में जो परिवर्तन, जो चेंजिंग लेके आई है मीडिया, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने नरेंद्र मोदी का। चलिए आगे, टकराव या संघर्ष। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उनके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। लेकिन टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष ही नहीं है, बल्कि खेलों में जब दो टीमें आपस में मुकाबला करती है या चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष होता है, तो उसे भी जानने में लोगों की उतनी दिलचस्पी होती है। कहने का तात्पर्य ये है इसका इन पंक्तियों में, जैसे मान लीजिए अब हरियाणा में या बिहार में अभी चुनाव होने हैं, तो क्या होगा, ये टेलीविजन वाले जो न्यूज चैनल वाले हैं, मान लीजिए एबीपी है या जी न्यूज है, वो क्या करेगा, शाम को 6 बजे या 7 बजे पटना में या किसी अन्य क्षेत्र में, दरभंगा में, क्या करेगा, अलग अलग पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को वहां पर बुला लेंगे। ठीक है, और फिर बुलाने के बाद कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई आरजेडी से, कोई लोकदल से, कोई अन्य से, तो इस तरह से वो आ जाएंगे। तो उनमें क्या कराएंगे, वो डिबेट कराएंगे। वहां पे लोग होंगे, वहां पे जनता होगी, 200, 300, 400 जैसे भी है, लोगों से सवाल करते हैं और उनसे सवाल किए जाते हैं कि आपने 5 साल के कार्यकाल के दौर में आपने की पार्टी ने इस राज्य के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया। इस तरह से फिर कांग्रेस उस पर उल्ट फिर वार करती रहती है। आम जनता पार्टी अपने तरह तरह के, अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो इस तरह से बिहार में ये चीज होगी, इतनी सरकारी नौकरी होंगे, इतने ये होंगे, इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य ये है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को एक जगह एकत्रित करके उनमें आपस में क्या कराते हैं, डिबेट कराते हैं। ठीक है, ये होता है
संघर्ष, टकराव। आगे हैं महत्वपूर्ण लोग। आगे क्या है? महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोता में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना से जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने का कारण भी उसका समाचार महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो यह एक खबर होती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि यह एक नितांत निजी आयोजन होता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुंचे, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनके क्या विचार है। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाएं लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रसारित करते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है भाई, ये जो फोटो दी हुए हम मदर टेरेसा के, इंदिरा जी के, अन्य जो साहित्यकार महात्मा गांधी जी का, ये आप देख सकते हो इसमें। उपयोगी जानकारियां। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों के तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती है। मसलन स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसे रहेगा, वहां का मौसम कैसा रहेगा आदि। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोजमर्रा के जीवन में काफी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की शायद दिलचस्पी होती है। आगे निकाल लीजिएगा अगला पेज। अनोखापन। एक पुरानी कहावत है, कुत्ता आदमी को काट ले तो वह खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो वह खबर बन जाती है। मैंने उस दिन भी ट्रेन का एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, कोई अगर, वैसे तो आम जीवन में औरतें बच्चे को जन्म देती रहती है, लेकिन कोई औरत हवाई जहाज में या ट्रेन में सफर कर रही है और उस समय वो बच्चे को जन्म दे देती है, और वो जो औरत है वो कोई ऐश्वर्या राय है या फिर कैटरीना कैफ है या कोई अन्य प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो एक विशेष खबर बन जाती है। ठीक है भाई, चलिए आगे। यानी जो कुछ स्वाभाविक नहीं है या किसी रूप में असाधारण है वही समाचार है। निश्चय ही अनहोनी घटनाएं समाचार होती है। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौकों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म दिया। कई बार यह देखा गया है कि किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना का समाचार चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में काटकर किसी अंधविश्वासी संदर्भ में प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रेत के किसी कहानी समाचार नहीं हो सकते। किसी इंसान को भगवान बनाने के मिथ गढ़ने में भी समाचार मीडिया को बचना चाहिए। पाठक वर्ग। आमतौर पर समाचार संगठन से प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी चैनलों का एक खास पाठक या दर्शक श्रोता वर्ग होता है। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचि और जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचार घटना का महत्व इससे भी क्या होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों ऑडियंस का समाचार के महत्व के आंकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों का ज्यादा महत्व मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापनदाताओं की इन वर्गों में ज्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमजोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों की को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। नीतिगत ढांचा।
विभिन्न समाचार संगठनों के समाचार के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को दी जाती है। ये हैं समाचार के तत्व। कौन कौन से हैं एक बार फिर से जान लीजिए। सर्वप्रथम नीतिगत ढांचा, दूसरा पाठक वर्ग, तीसरा अनोखापन, चौथा उपयोगी जानकारियां, पांचवा महत्वपूर्ण लोग, छठा टकराव या संघर्ष, सातवां जन रुचि, आठवां प्रभाव, नौवां निकटता और दसवां नवीनता। दसवां क्या है? नवीनता। यानी कि पेपर में आपसे पूछा जाए कि समाचार के तत्व बताइए, इनमें से जो कोई भी आपको याद रहता है, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव, अनोखापन, जो कोई भी याद रहता है 1 2 3 तो आप लिख सकते हो। एक अंक में 2 3 जो भी आपको याद रहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है भाई, आगे चलिए। संपादन किसे कहते हैं? यानी कि जो खबरें इसमें न्यूज़पेपर में छपती हैं उनके लिए एक टाइम पीरियड या एक टाइम लिमिट क्या होती है, कैसे छपती है, किन किन के जरिए से होकर वो खबर छपती है, ये सभी कुछ देखिए। जन संचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की। द्वारपाल यानी कि गेट कीपर किसे कहते हैं, ये पढ़ ही चुके हम। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक आदि निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचार के संकलन का कार्य जहाँ रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर होती है। यानी कि संपादन का अर्थ क्या है, ये देखिए। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पढ़ने लायक बनाना। दोबारा सुन लीजिएगा। संपादन का क्या अर्थ होता है? संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री से उसके अंदर जो गलतियां हैं, किसी सामग्री के अंदर जो गलतियां हैं, उन गलतियों को दूर करके पाठकों के लिए पढ़ने लायक बनाना। पाठकों के लिए पढ़ने लायक बनाना यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो कोई मिस्टेक है ना उसमें, कई बार देखते हो आप एक ही खबर को 2 बार छाप देते हैं न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज है या फिर मेन पेज पे भी छप जाती है और बाद में भी तीसरे चौथे पेज पे भी कई बार उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं। न्यूज़पेपर अगर आप ध्यान से कोई खबर पढ़ते हो तो कई बार उसके अंदर आपको मिस्टेक मिलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगी, ठीक है। और उस कई बार तो क्या होता है उसका अर्थ ही नहीं समझ आता, और कई बार हम क्या करते हैं तुरंत ही, अगर हमारे पास दैनिक भास्कर में वो मिस्टेक है या जागरण में अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर है तो तुरंत हम उनको कॉल करके उस मिस्टेक से अवगत कराते हैं, उस गलती से हम उन्हें अवगत कराते हैं। ठीक है भाई, चलिए। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी
अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसे कितनी और जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। संपादन के सिद्धांत यानी कि जो कोई भी सामग्री छापी जाती है उसके जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या हो सकते हैं ये जानिए। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इसका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी है। इनका पालन करके एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए? तथ्यों की शुद्धता, एक्यूकैरी जिसे बोलते हैं, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस और स्रोत सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन। ये अंग्रेजी में आपसे ये इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि बैलेंस क्या होता है, फेयरनेस क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है। ये इस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी करेंगे कल। ठीक है, जिस किसी को जो कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हो।